दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक लोको पायलट जो होते हैं जो ट्रेन का इंजन चलाते हैं तो उनकी एक जिंदगी कैसे होती है, उनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसे होती हैं और उनके काम करने में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत हम करते हैं कि इनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो कोई भी लोको पायलट जब ट्रेन शुरू करने जाता है तो उसको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो ट्रेन के अंदर जाते हैं या इंजन के अंदर जाते हैं, वहां पर उनको सेफ्टी सर्कुलर्स पढ़ने हैं, सेफ्टी बुलेटिन पढ़ने हैं, टेक्निकल सर्कुलर्स पढ़ने हैं, ड्राइवर इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ना है, कॉशन ऑर्डर को भी पढ़ना है और डिविजनल सर्कुलर्स भी अगर कोई आए हुए हैं तो उनको भी वहां पर बिल्कुल ठीक तरीके से उनको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रेन या लोकोमोटिव शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको कॉशन ऑर्डर बिल्कुल केयरफुली पढ़नी पड़ेगी। इसी के साथ साथ सेक्शनल ट्रैक वर्क प्रोग्रेस जो है वो भी उसके अंदर दिया हुआ होता है और उसके लिए टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन अगर कोई है तो वो भी मेंशन की जाती है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेन चलानी है कि आगे के ट्रैक में अगर कोई भी काम चल रहा है, कोई ट्रैक नए सिरे से बनाया हुआ है तो उसकी कुछ स्पीड लिमिट होती है, तो वो आपको उन्हीं ड्राइवर कॉशन से पता चलेगी और उसके हिसाब से आपको ट्रेन चलानी होगी। इसके अलावा ट्रेन शुरू करने से पहले रिपेयर बुक भी देखना जरूरी है कि लोकोमोटिव में अगर कोई रिपेयरेशन हुआ है तो लेटेस्ट रिपेयरेशन क्या हुआ है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके ऊपर अगर कोई रिमार्क भी आया है तो वो भी उनको देखना पड़ता है कि उसके ऊपर कुछ रिमार्क तो नहीं आया है कि ये सॉल्व्ड है या अनसॉल्व्ड रह गया है या टेम्पररी फिक्स कर दिया गया है, तो ये सब कुछ उनको देखना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेन या लोकोमोटिव शुरू करने से पहले कुछ लेवल्स भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि ऑयल लेवल, डीजल या ल्यूब ऑयल, कंप्रेसर ऑयल, और ये सब कुछ डीजल लोकोमोटिव के केस में है। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर ऑयल भी देखना पड़ता है। ये मैं अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर ऑयल देखना पड़ता है, जीआर ऑयल देखना पड़ता है, कंप्रेसर ऑयल देखना पड़ता है और एग्जॉस्टर ऑयल भी देखना पड़ता है अगर आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चला रहे हैं तो। और ये जो ऑयल लेवल्स और बाकी सारी लेवल्स हैं वो हर एक 100 किलोमीटर्स के बाद देखी जा सकती है। ये ड्राइवर के ऊपर होता है, वो अगर देखना चाहता है तो वो चेक करते रह सकता है। इसके अलावा जब ट्रेन पूरी जुड़ जाती है इंजन के साथ, तब ब्रेक पाइप की जो कंटिन्यूटी है, प्रेशर कंटिन्यूटी, वो आपको सबसे पीछे जो गार्ड बैठा हुआ होता है उसके साथ वहां पर कंफर्म करनी पड़ती है कि उसके यहाँ पर भी सारे जो भी कोई ब्रेक पाइप्स हैं उनके अंदर प्रेशर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, उसके यहाँ से ब्रेक लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक इंजन में भी होते हैं और आखिरी गार्ड के डिब्बे में भी होते हैं। तो ये पूरी कंटिन्यूटी उनको चेक करनी पड़ती है। और जैसे ही डिपार्चर सिग्नल मिलेगा वैसे ही ट्रेन के जो सेट लिमिट्स हैं और जो भी कोई कॉशन सिग्नल्स हैं, जो भी कोई स्पीड लिमिट्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको फिर ट्रेन चलानी है। इसी के साथ साथ जब वो ट्रेन को चला रहे हैं तो भी उनको बहुत ही ज्यादा शार्प नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि हर 1.5 किलोमीटर के बाद एक सिग्नल आता है और उस सिग्नल को उन्हें कंप्लाई करना ही पड़ता है। अगर ग्रीन सिग्नल है ट्रेन जा सकती है, लेकिन अगर येलो सिग्नल है तो स्पीड कम करना है, मतलब करना है। अगर रेड सिग्नल है तो ट्रेन रोकनी है, मतलब रोकनी है। तो ये सिग्नल्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उनको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। इसके अलावा उनको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है। मान लीजिए ट्रैक के ऊपर अगर कोई अचानक आ गया तो इमरजेंसी ब्रेक कैसे अप्लाई करनी है। इसी के साथ साथ उनको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ट्रेन चलते वक्त कोई सडन जर्क आता है तो इसका मतलब है कि ट्रैक में कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो इमीडिएटली ट्रेन को कंट्रोल करके उनको रोकना भी पड़ता है। ट्रेन को हर समय उनके कंट्रोल में उनको रखना पड़ता है, भले ही स्पीड फिर 40 की हो, 80 की हो, 100 की हो या 120 की हो। इसी के साथ साथ ऑब्वियसली जो स्टॉपेजेस दिए गए हैं ट्रेन को, वहां पर जाकर के प्रॉपर वे में ट्रेन को रोकना, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेशंस के ऊपर जो है वो बोगी लिखी जाती है कि इस जगह पर ये बोगी आएगी। तो वैसे ही आपको ट्रेन जो है वो पूरी वहां पर जाकर के खड़ी करनी है। तो उसका पूरा कैलकुलेशन करना है कि हम अगर स्टेशन आ रहा है तो अभी से अगर ब्रेक लगाते हैं तो ट्रेन कितना आगे जाकर के रुकेगी, और वो बिल्कुल प्रिसाइज
जो नोटिफिकेशंस आए हैं उसके ऊपर रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि S1 की जगह पर S10 रुक गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी कोई ट्रेन है बिल्कुल सही सही रोकनी पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनको लोको में रहना पड़ता है, और लोको एक ऐसी जगह है, इंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो सकती है, या सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी लग सकती है, बारिश में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोको, जो पहले वाले लोकोस थे, उसके अंदर एसी की सुविधा ही नहीं थी। तो गर्मियों के अंदर राजस्थान वगैरह जैसे इलाके में अगर ट्रेन जा रही है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उतना टेम्परेचर बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोको में बैठे हैं, बाहर गर्मी पड़ी हुई है, और आपके पीछे पूरी मशीनरी लगी हुई है जो अपनी खुद की हीट भी जनरेट कर रही है। तो वो कैबिन कितना ज़्यादा गर्म हो जाता होगा। तो कुछ जो लोको पायलट्स बताते हैं उसके मुताबिक तो केबिन का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 48 सेल्सियस तक भी जा सकता है, 48-50 सेल्सियस तक भी जा सकता है। और सर्दियों में भी, क्योंकि उसके अंदर कोई हीटर वगैरह नहीं है और अगर कोई हिली रीजन में वो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि इनकी ड्यूटी कैसे कैसी लगती है। तो देखिए, अगर जो उनका लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड रेस्टिंग पीरियड है, वो अगर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो उनको 12 घंटे का रेस्टिंग पीरियड मिलना चाहिए। अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी करते हैं तो उनको 16 घंटे का रेस्टिंग पीरियड मिलना ही मिलना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इंडियन रेलवेज में लोको पायलट्स काम करते हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा ही काम करते हैं। ऑन एन एवरेज एक लोको पायलट जो है वो कम से कम 10 घंटे काम कर लेता है। और यहाँ पर अगर ओवरनाइट उन्होंने किया हुआ है तो फिर तो उनको ज़रूर रेस्ट जो है वो देनी ही पड़ती है, क्योंकि वो भी उन्होंने सेट कर रखा है स्टैंडर्ड कि अगर लोको पायलट की रेस्ट पूरी नहीं हुई है तो उसको ट्रेन लेकर के भेजना ये खतरे से खाली नहीं होता है। तो बात ये करते हैं कि अगर कोई ट्रेन मान लीजिए मुंबई से खुली है और वो दिल्ली तक जा रही है, तो मुंबई से जो ड्राइवर वहां पर ट्रेन चलाने के लिए बैठ जाएंगे, तो वो उनकी 10 घंटे की 11 घंटे की ड्यूटी होने के बाद वहां पर जो भी स्टेशन आएगा वहां पर उतर जाएंगे, वहां पर नए ड्राइवर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ये ड्राइवर मुंबई के हैं तो वो किसी बीच वाले स्टेशन पर उतर गए हैं, तो फिर उनकी व्यवस्था क्या की जाती है। तो व्यवस्था ये होती है कि उनकी एक रनिंग रूम नाम का एक उनका अलग से सेक्शन होता है, वहां पर इनकी जो है वो पूरी सुविधा दी जाती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको ये आता है कि वहां पर हालांकि कुक वगैरह रखे जाते हैं जरूर, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा कम होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं को खाने की चीजें जो है वो साथ में लेकर के चलनी पड़ती हैं, और हो सकता है कि इन लोगों को ग्रोसरीज वगैरह भी अपने साथ लेके जानी पड़े, और बस कुक को बताना पड़े कि भाई अब खाना पका के दो, हमने सारी सामग्री जो है वो आपके लिए ला दी है। तो इसमें भी कई बार वक्त लग जाता है, लेकिन वहां पर उनको फिर रेस्ट करने का थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है और उसके बाद वो होम स्टेशन पर वापस जा सकते हैं। इनकी कितने घंटे की ड्यूटी हुई है ये पता करने के लिए इनकी साइन ऑन और साइन ऑफ वाली जो है वो सिस्टम चलती है। तो जिस मिनट पर वो साइन ऑन करेगा ड्राइवर, वहां से लेकर के जब तक वो साइन ऑफ नहीं करता है तब तक उसके ड्यूटी आवर्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। और ये जो साइन ऑन है वो ट्रेन के डिपार्चर के 30 मिनट पहले, यानी कि आधे घंटे पहले कम से कम ड्राइवर को करना पड़ता है। तो ट्रेन अगर 5 बजे की है तो 4:30 बजे ही ड्राइवर को आना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इनको हाउसिंग के क्या ऑप्शंस होते हैं और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज क्या मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि इनकी सैलरी के अंदर ही हाउसिंग रेंट अलाउंस होता है, तो रेलवे की तरफ से इनको कई बार जो है वो क्वार्टर नहीं दिए जाते हैं, तो इनको अपने खुद के ही घर बना करके वहां पर रहना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी लेकिन इनको मिल जाती है। अगर उनका वो या कोई भी उनका फैमिली मेंबर अगर बीमार पड़ जाता है और रेलवे की तरफ से उनको कहीं पर भेजा जाता है, रेफर किया जाता है, तो वहां पर उनका इलाज जो है वो पूरी तरीके से फ्री हो सकता है। और अगर कोई रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहां पर 2 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो माफ हो सकता है। तो मेडिकल फैसिलिटीज इनको वहां पर जरूर मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके सैलरीज के बारे में, तो इनकी सैलरी 5,200 रुपए से लेकर के 20,200 रुपए के बीच में रहती है। लेकिन इसके अंदर जो है वो कई सारे अलाउंसेस भी एड अप हो जाते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस,
और साथ ही साथ ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मिला करके इनकी सैलरी जो है वो तकरीबन यहाँ पर 35,000 रुपए इन हैंड आ जाती है। बात करें अगर इनकी लीव्स की क्या इनको छुट्टी लेना अलाउड होता है, तो जी हाँ दोस्तों, छुट्टी लेना इनको अलाउड होता है। तो पैटर्निटी लीव के तौर पर इनको 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है और ये जो लीव है वो इनके सर्विस पीरियड में केवल 2 ही बार इनको अलाउड है। और अगर बात करें कि यहाँ पर सिक लीव, तो सिक लीव देखिए यहाँ पर 10 दिन तक की अगर सिक लीव है तो वो फुल्ली पेड होगी। अगर 20 दिन की आपकी सिक लीव है तो उसके अंदर आपको हाफ पे मिलेगा उन 20 दिनों का। और अगर 20 दिनों से ज्यादा की सिक लीव है तो फिर वो पेड नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिटिकल ड्यूटी इनकी कैसे लग सकती है। तो आपको पता होगा कि लोको पायलट अगर कोई बनना चाहता है तो वो शुरुआत करता है असिस्टेंट लोको पायलट से और फिर जो है वो ऊपर ऊपर की पोस्ट तक जाता रहता है। तो जब वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है तब उसको एक्सप्रेस ट्रेन्स और जो हाई स्पीड ट्रेन्स है उनको चलाने के लिए दे दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजधानी एक्सप्रेस का एग्जाम्पल लें तो इनकी काफी ज्यादा क्रिटिकल ड्यूटी बन जाती है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नागपुर डिवीजन से अगर कोई लोको पायलट चलता है और उसको नागपुर से लेकर के भोपाल तक ट्रेन चलानी है तो ये तकरीबन 400-500 किलोमीटर का एट स्ट्रेच बन जाता है और वो उनको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर जो है वो 265 सिग्नल है, यानी कि हर 1 मिनट 22 सेकंड में नया सिग्नल आएगा, आपको उसको देखना है। इसके अलावा 296 वहां पर रेलवे के फाटक भी हैं, यानी कि जहां से रेलवे क्रॉसिंग होती है ऐसे फाटक भी हैं। और कुछ फाटक पे तो लोग भी नहीं लगाए हैं जो कि काफी ज्यादा रिमोट एरिया में है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और बिल्कुल हम कहें कि आंखों में तेल डाल करके बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से गाड़ी चलानी पड़ती है। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रात के समय चल रहे हैं और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है तो यहाँ पर सिग्नल्स की तरफ भी ध्यान देना है, ट्रैक के ऊपर भी ध्यान देना है, ट्रैक के बीच में कोई नहीं आ रहा है ना, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये काफी ज्यादा एक क्रिटिकल और काफी मुश्किल जॉब बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई एक्सप्रेस ट्रेन की बात या हाई स्पीड ट्रेन की बात। तो इसके अंदर एक चीज मैं कहूँ कि अच्छी हो जाती है ये कि यहाँ पर आपको एक शेड्यूल दिया जाता है, उतने ही शेड्यूल में ट्रेन पहुंचाना वहां पर मैंडेटरी होता है। अगर वहां पर कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है या ट्रैक में कोई गड़बड़ी नहीं है तो ये ट्रेन हमेशा वक्त पर चलती हैं। लेकिन जो लोको पायलट वहां पर मालगाड़ी के ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर मालगाड़ियों को जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली है तो उनको रोक दिया जाता है। ये स्टेशन के ऊपर अगर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है तो स्टेशन के बाहर ही रोक दिया जाता है। तो इसकी वजह से अगर आप मालगाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पर एज अ लोको पायलट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय तक आपको काम करना पड़ सकता है क्योंकि इनके फिक्स आवर्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की इनकी लाइफ होती है। जॉब अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा हेक्टिक है, लेकिन जिनकी उसके अंदर पैशन है वो जरूर इसके अंदर जा सकते हैं और उसकी कुछ बेनिफिट्स आपको जरूर मिल सकते हैं। और उनमें से एक बढ़िया बेनिफिट तो ये भी है कि आपको इंडियन रेलवेज में नौकरी है और ये नौकरी बिल्कुल फिक्स तरीके की होती है। जहां तक हो सके आप अगर बहुत कुछ मेजर गलती नहीं करते हैं तब तक आपको सैक नहीं किया जा सकता है, यानी कि काम से नहीं निकाला जा सकता है। तो आप एक आपका पूरा कार्यकाल वहां पर सर्व करेंगे, आपको फिर वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं और साथ ही साथ आपको जो है वो पेंशन भी मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि लोको पायलट की एक लाइफ या उसका जॉब कैसे होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिए।